हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के जितने भी जो छात्र थे जो कि इस बार इंटरमीडिएट 2026 का एग्ज़ाम देकर आए हैं, जिनका विषय कोड 118 है और प्रश्न पुस्तिका सेट जी है, ठीक है, रसायन शास्त्र के उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि ये पेपर आप लोग देख रहे थे कि जो भी पेपर में दिया गया क्वेश्चन से शर्तें हैं, इनको आप लोग अच्छे से ही पढ़ करके किए होंगे। तो एक यहाँ पर कंडीशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 70 तक दिया गया है, ठीक है, जिनमें से हम लोग को कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, केवल 35 का देना है, ठीक है। तो चलिए इस सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये पेपर जो पुस्तिका है 2026 का है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इनके सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग ना देर न करते हुए सारे क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है अभिक्रिया ए से बी से क्या बने उत्पाद। तो यहाँ पर माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर होता है, ठीक है। इसका मान पूछा है। तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि जो ये अभिकारक है इसका दर घटता है, इसलिए इसके दर में क्या लगाते हैं माइनस, और जो प्रतिफल होता है उसका दर बढ़ता है, इसलिए उसके मान में क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि अभिकारक से ही हम लोग को सॉल्व करना है, जिसके चिन्ह क्या होगा माइनस में होगा। तो चलिए इसके रेट को हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो गुणा में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। और ये चूंकि अभिकारक है तो इसका रेट किस में जाएगा माइनस में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर छोटा ए है और यहाँ पे क्या है छोटा बी है, तो ये अभी मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में चले जाएंगे डिवाइड में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं ऐसे। देखिए इसको क्या लिखिएगा -1/a, ठीक है, और क्या लिखिएगा डी ए बटा में डी टी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब बराबर फिर इसको बी वाले को कैसे लिखिएगा -1/b, और इसको कैसे लिखिएगा डी बी बटा में डी टी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर लिए, लेकिन हमको क्या पूछा माइनस डी ए बाई डी टी का मान। तो यहाँ पर ना आप लिख दीजिए माइनस डी ए बाई, जब डी टी कीजिएगा तो जो यहाँ पर देखिए जो माइनस ये जो ए है ये कहाँ चला जाएगा इधर की ओर चला जाएगा। तो ये बनेगा माइनस ए बटा में बी, ठीक है, और क्या बनेगा डी बी बटा में डी टी बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये ऑप्शन हम लोग का आएगा, और ये ऑप्शन हम लोग को किस में मिल रहा है ऑप्शन सी में मिल रहा है, ठीक है। तो जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं। ये इंग्लिश में भी दिया है, आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को भी समझ सकते हैं, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये काम आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। कह रहा है कि रेडियो सक्रिय क्षय हैं एक ना। देखिए जितने भी रेडियो सक्रिय क्षय है ना ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है उसकी जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। जो अभिकारक होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं उसकी सांद्रता पर, ठीक है। तो रेडियो सक्रिय क्षय जितना भी होने का मुख्य कारण है वो सारे के सारे प्रथम कोटि में आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके सांद्रता पर क्या करते हैं निर्भर करते हैं। तो शून्य कोटि नहीं है, द्वितीय कोटि नहीं है, तृतीय कोटि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम कोटि, ठीक है। तो इसके भी आंसर को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके इंग्लिश में भी दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा ना। दिया है रेडियो एक्टिव डी के ईज है ना, तो कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग ना हिंदी मीडियम के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे जिसमें समय कम लगेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहे कि 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, 1 ग्राम चारकोल के द्वारा, ठीक है, 1 ग्राम चारकोल के द्वारा H2CH4CO2 एवं NH3 गैसों के अधिशोषित आयतनों का क्या क्रम है, ठीक है। देखिए 4 प्रकार के गैस इसमें दे रखे हैं, ठीक है, और हर एक गैस का जो हम लोग का होता है अधिशोषित आयतन का जो क्रम वो किस प्रकार से होगा इसको हम लोग आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसका क्रम बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को देखना है ना कि कौन सी गैस में कौन सा बंधन होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सारी चीज़ों को बताते हैं। देखिए जो हाइड्रोजन गैस होता है ना इसमें सबसे कमज़ोर अंतराणविक बल होता है, ठीक है। जो CH4 होता है इसमें दुर्बल वांडर बल होता है, ठीक है। और CO2 में क्या होता है दुर्बल वांडर बल होता है जो कि सबसे कमज़ोर बंध होता है, ठीक है। और NH3 में क्या होता है हाइड्रोजन बंध के कारण इसमें ना मजबूत अंतराणविक बल होता है, ठीक है। तो देखिए 2 तरह से देखा जाए तो ये दोनों वांडर बल हो गए CH4 और CO2, और ये क्या हो गया हम लोग का कमजोर अंतराणविक बल इसमें लगता है, और इसमें क्या होता है मजबूत अंतराणविक बल लगता है। तो जब इसके अगर हम लोग ना क्रम को बनाएंगे तो सबसे पहले मजबूत इसमें किस में आता है NH3 में आता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
NH3 में आता है, ठीक है। फिर किस में, अब हम लोग इन सारे ऑप्शनों को बारी बारी से चेक करेंगे ना, तो फिर CO2 का ऑप्शन बनता है, ठीक है। किसका बनता है? CO2 का बनता है, ठीक है। फिर हम लोग का CH4 का बनता है, और फिर हम लोग का किसका बनता है? सबसे कमजोर अंतराणु किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये ऑप्शंस बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसके ऑप्शंस को मिला लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का NH3 होगा, फिर CO2 होगा, फिर CH4 होगा, और फिर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग का किस में दिया है? देखिए ऑप्शन डी में दिया है हम लोग का, ठीक है। सबसे पहले NH3 है, फिर CO2 है, फिर CH4 है, फिर H2 है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था हम लोग का, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा, लैंगम्यूर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक है, ठीक है। देखिए लैंगम्यूर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ना गैसों के अधिशोषण और अधिशोषित मात्रा के बारे में क्या किए थे? बताए थे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखें तो ये कह रहा है कि द करेक्ट एक्सप्रेशंस फॉर लैंगम्यूर एडजर्प्शन आइसोथर्मी। तो देखिए जैसे आप लोग जानते हैं कि जो गैस का अमाउंट होता है, ठीक है, वह ऑब्जर्व पर यूनिट मास के हिसाब से होता है, ठीक है। ऑब्जर्व पर यूनिट क्या होता है? मास के हिसाब से होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन चीज़ों को देखें तो जो समीकरण हम लोग का बनता है, ठीक है, ये BSc के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो देखिए जो ऑब्जर्व जो अमाउंट ऑफ गैस पर यूनिट मास के हिसाब से होता है, वह होता है हम लोग का, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, X/m होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और AP बटा में क्या हो जाता है? 1 + BP होता है, ठीक है। जिसमें से हम आप लोग को बताते हैं X/ जो m होता है या अमाउंट ऑफ गैस होता है ना, एडजॉर्बेट पर यूनिट मास के हिसाब से, और ये एडजॉर्बेंट होते हैं, ठीक है। ये X/m का जो रेशियो होता है, ये क्या होते हैं? एडजॉर्बेंट होते हैं, ठीक है, जो प्रेशर के साथ ये गैस के साथ होते हैं, ठीक है। और इसमें से जो हम लोग का A और जो हम लोग का क्या है? B है, इसको हम लोग लैंगम्यूर नियतांक कहते हैं। इसको हम लोग A और B को क्या कहते हैं? जो इसमें हम लोग का A और B मिलता है वो क्या है? लैंगम्यूर नियतांक को बोलते हैं, ठीक है। जब आप लोग BSc में जाएगा ना तो इसके सारे के सारे चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। इसे हम लोग ना आइसोथर्म भी बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस B इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। X/m AP बटा 1 प्लस क्या होता है? BP होता है, ठीक है। यही लैंगम्यूर अधिशोषण क्षमता का क्या है? सही व्यंजक है। ये ज़्यादातर BSc में आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चंस को हम लोग करें, कोलाइडी कणों का आकार होता है, ठीक है। इसमें दिया है कोलाइडी कणों का आकार होता है। देखिए जनरली अगर ये नैनोमीटर में देगा ना तो आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नैनोमीटर में देखिए यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ पर 10 दिया है, कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ पर क्या दिया है? 100 नैनोमीटर देता है, ठीक है। तो देखिए जब नैनोमीटर को जब सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये चीज़ें ना बिल्कुल इन चारों ऑप्शनों में सही नहीं बैठ पाता है, ठीक है, जो ऑप्शन इसमें अभी फिलहाल दिया है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है? इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, और इसका सही आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है? सही आंसर है। अब आप लोग इसको नैनोमीटर में बदल दीजिएगा, जो नैनोमीटर के हिसाब से अगर इसमें ऑप्शन मिलेगा वहीं सही कर लीजिएगा, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। एक मिलेगा तो दूसरा नहीं मिलेगा, जो रेंज दिया गया वो रेंज नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है कि धुआं एक कोलाइडी अवस्था है। धुआं एक क्या है? कोलाइडी अवस्था है, जिसमें, ठीक है, क्या होता है? तो देखिए कह रहा है कि एक गैस ठोस में परिक्षिप्त होता है, एक ठोस गैस में परिक्षिप्त रहता है, एक गैस में परिक्षिप्त रहता है, या फिर एक द्रव गैस में परिक्षिप्त रहता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ना इन चीज़ों को अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कह रहे कि धुआं एक कोलाइडी अवस्था है, जिसमें, ठीक है, क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन बी है कि देखिए एक ठोस गैस में क्या होता है? परिक्षिप्त रहता है, ठीक है। जैसे में देखिए धुआं में जो कण होते हैं, ठीक है,
वो सारे के सारे कण किस में छुपे रहते हैं, गैस में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो चीज छुपता है उसे परिक्षिप्त कहते हैं, और जो चीजें छुपाता है उसे परिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक जो ठोस गैस होता है, ठीक, यानी जो ठोस होता है वो गैस में क्या होते हैं, परिक्षिप्त होते हैं, यानी जो धुएं के जो कण होते हैं, ठीक है, वो काफी ठोस होते हैं और वो किस में जाकर के छुप जाते हैं, गैस में छुप जाते हैं, ठीक है। तो ये धुआं जो है इसी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 पर। देखिए 7 का है मक्खन, ठीक है। देखिए मक्खन कह दे या फिर दूध कह दे या फिर दही कह दे, ठीक है, ये कुछ भी कह दे, ये ना दो द्रवों का ही क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। ये दो द्रवों से ही क्या होते हैं, मिले होते हैं, और वो भी एक ही टाइप के द्रव के नेचर होने चाहिए, ठीक है, जिनको हम लोग पायस कहते हैं। क्या कहते हैं, पायस। तो मक्खन कहे, दूध कहे या फिर दही कहे, वो किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये पायस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उटर्ज अभिक्रिया में, ठीक है, उटर्ज अभिक्रिया में कह रहा है, 1 मिनट रुक जाएगा, थोड़ा सा इसको इधर हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है 1 मिनट, देखिए कह रहे हैं कि उटर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, ठीक है। देखिए उटर्ज अभिक्रिया आप लोग जानते हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया क्या होती है, सोडियम धातु से होती थी, ठीक है। सोडियम धातु से होती थी तो एल्किल ग्रुप बनता था, ठीक है, और सोडियम का हैलाइड बनता था। तो ये कह रहा है कि उटर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित किसके द्वारा होता था, Zn/HCl नहीं होता था, हाइड्रोजन आयोडाइड इसके द्वारा भी नहीं होता था, जिंक बाई कॉपर युग्म से इसके द्वारा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, हाँ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी की यानी इसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्या होता है, उटर्ज अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है, क्या बनता है, चलिए इसको देख लेते हैं। दिया है एथिल एल्कोहल बनता है, एथिलीन बनता है, एसिटिलीन बनता है या फिर एथेन बनता है, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग को बता देते हैं कि जब इसके रिएक्शंस को हम लोग करेंगे ना, तो ये रिएक्शंस तो ऐसे भी हम लोग किए हैं, तो इस रिएक्शंस के द्वारा ना हम लोग एथिलीन बनता है, ठीक है। एथिलीन कहिए या फिर इसको एथीन कहिए, ये दोनों कह सकते हैं, ठीक है। जैसे चलिए इसको हम बता देते, देखिए जब C2H5Br करेंगे, ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एल्कोहलिक कह रहा है, ठीक है, एल्कोहलिक कह रहा है, तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास कह रहा है, तो यहाँ पर ले लीजिए KOH, ये एल्कोहलिक कास्टिक पोटास है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि फिर आगे करे के साथ उबालने पर क्या बनता है, तो जब इसको उबाल देंगे ना तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, क्या बनेगा CH2, ये एल्कीन या एथिलीन बनता है, ठीक है। प्लस में KBr बन जाता है, ठीक है, और प्लस में H2O बन जाता है। तो हम लोग को ये क्या बना हुआ प्रोडक्ट है जिसका नाम दिया है, तो उसी को लिखेंगे। तो ये एथिलीन कहिए या फिर एथीन कहिए, ठीक ना, यही बनता है। तो इसके ऑप्शन कौन से हो जाएंगे सही, ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ये जो रिएक्शंस दिया है, ठीक है, इससे ये बन रहा है, ठीक है, यानी एल्किल बेंजीन बन रहे थे। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, देखिए इस अभिक्रिया को हम आप लोगों को बार बार बताए थे, ठीक है, कि जब देखिए कोई हैलोजन बेंजीन है, ठीक है, वो सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में और एल्किल बेंजीन बनाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग उटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल एल्कोहल, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से एमीन से अभिक्रिया कर एथिल एल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो देखिए एथिल एल्कोहल कौन बनाता है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ना बिना रिएक्शंस का देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो रिएक्शंस होगा वो कर लेते हैं, C2H5
NH2 हो गया, ठीक है। ये हो गया एथिलेमिन, ठीक है। ये एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है, ऐसा ही बोला है ना कि निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है। तो हम लोग को अभिकर्मक पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं नाइट्रस, ठीक है, HNO2 लिखते हैं ना, नाइट्रस हम लेते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये अभिक्रिया करके, ठीक है, हम लोग को एथिल अल्कोहल देता है। C2H5 क्या देता है, OH देता है, प्लस में N2 गैस देता है, प्लस में H2O देता है, ये तीनों देता है, ठीक है। तो हम लोग को एथिल अल्कोहल कौन देता है, नाइट्रस अम्ल। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी, HNO2 ये नाइट्रस अम्ल देता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस भी अगर बात किया जाए तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को ना कई बार बोले थे, ठीक है। जो कास्ट स्पिरिट होता है वो लकड़ी के ना जो सड़े गले भाग होते हैं उनसे वो चीज़ें बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो मिथनॉल को कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है, मिथनॉल को। और मिथनॉल को हम लोग ना जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है CH3OH। इसे हम लोग कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 13। देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि एक एल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अकृत तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो एक एल्कीन बनता है, यह एल्कोहल कौन सा है, ठीक है। देखिए कह रहे कि एक एल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अकृत तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो वह एल्कोहल कौन सा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को बताना है। तो देखिए इसको अगर हम लोग ना अच्छे से समझेंगे तो देखिए ये जो तांबा अकृत करता है, ठीक है, गुजारने पर गुजारा जाता है तो ये जो अकृत होकर के जो एल्कीन बनाता है वो 3 डिग्री का एल्कोहल होता है, ठीक है। 3 डिग्री का क्या होता है, एल्कोहल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टर्सरी एल्कोहल बोलते हैं। तो प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी, टर्सरी हो जाएगा। टर्सरी का मतलब 3 डिग्री का एल्कोहल जिसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्सरी, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है, ठीक है। फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिए आयोडीन घोल के साथ नहीं बनाएगा, ब्रोमी जल के साथ नहीं बनाता है, ठीक है। FeCl3 का जलीय विलयन के साथ दिया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें से ना ये 3 ऑप्शंस ये नहीं होंगे, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, FeCl3 का जलीय विलयन के साथ ये क्या करता है, फिनॉल एक विशेष रंग का रंगीन यौगिक बनाता है, ठीक है। देखिए ये यौगिक ना कई तरह के हो सकते हैं, जैसे नीला हो सकता है, बैगनी हो सकता है, हरा हो सकता है या फिर लाल भूरा भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये FeCl3 का जलीय विलयन फिनॉल के साथ क्या देता है, रंगीन यौगिक देता है, ठीक है। तो आप लोग इसके ऑप्शन को याद रखिए, ऑप्शन सी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, P4O10 का व्यापक उपयोग होता है, ठीक है। P4 जो है O10 है उसका व्यापक रूप से क्या उपयोग होता है, चलिए इसको हम लोग बताते हैं। तो देखिए लिखा है अवकारक के रूप में, ठीक है, नहीं होगा। फिर कह रहा है कि प्रतिरक्षक के रूप में, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। फिर कह रहा है कि निर्जलीकारक के रूप में, ठीक है। तो देखिए ये सारे जो रीजन्स होते हैं ये दूसरे दूसरे टर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक रीजन दिया है निर्जलीकारक के रूप में, ठीक है। तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम समझाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए इसमें जल के जो अणुओं को अवशोषित करने की क्या होती है, तीव्र प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जो P4O10 होता है इसमें जल के अणुओं को अवशोषित करने की क्या होती है, तीव्र प्रवृत्ति होती है, ठीक है, जिसको हम निर्जलीकारक के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 16 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। कौन से ऑक्साइड सबसे क्या होते हैं, अधिक अम्लीय होता है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, एंटीमनी और आर्सेनिक है, ये सब के सब एक ही ग्रुप है ना, जैसे ना
पाटिकर, ऐश्वर्या, ठीक है, सब बिंदास, ऐसे है, ठीक है, एस भी कर लीजिएगा ना। ये सब के सब है। तो आप लोग को एक बात बताते थे कि अम्लीयता का मतलब क्या होता है। देखिए, जिसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उतना ही अम्लीयता उसकी क्या होती है। देखिए, जितना सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगा, ठीक है, उतना ही उसकी अम्लीयता भी ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी देखिए, ऊपर से नीचे आएंगे तो अम्लीयता घटेगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन है, नाइट्रोजन, तो इसकी अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है, यानी ज़्यादा होगी। तो इसके ऑक्साइड में कौन से हैं, ऑक्साइड में ये है, ठीक है, N2O5। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी हम जानते हैं कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी ज़्यादा है। तो जिनका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है उनके ऑक्साइड अधिक क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी N2O5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को बताए भी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है, ठीक है। देखिए, ये चीज़ आप लोग को ना हम बता भी दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, सल्फर का हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग को क्वेश्चंस में भी हम बताए थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सल्फर अणु होते हैं। देखिए, सल्फर का जो सूत्र होता है S8 होता है, ठीक है। एस क्या होता है, 8, यानी सल्फर के 8 परमाणु मिल करके ये जो ताज जैसी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सल्फर का, ठीक है। तो ये लिखा है द्विपरमाणुक नहीं होंगे, त्रिपरमाणुक नहीं होंगे, चतुष्परमाणुक नहीं होंगे, अष्टपरमाणुक होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 90 पर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे सबल भस्म है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे क्या कर रहा है, सबल भस्म है, ठीक है। सबल का मतलब ना प्रबल भस्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ClO, देखिए सब में H लगा दीजिए, ठीक है, सिंपल से पता चल जाएगा, ठीक है। सब में H लगा दीजिएगा, सिंपल। तो देखिए, HClO माइनस जो है ना, ClO माइनस, ये जो हम लोग का ग्रुप दिया है, ठीक है ना, जैसे SO4 2 माइनस दे देता है, ठीक है, CO3 2 माइनस, इस प्रकार से करके देता है। उसी तरह से एक ग्रुप होता है ClO माइनस, ठीक है। ये जिसके साथ भी जुड़ता है ना, वो सबसे क्या हो जाता है, प्रबल भस्म हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग ना हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन लगा दीजिएगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोराइट बोलेंगे। और यही सबसे क्या होगा, प्रबल भस्म होगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक मिनट, हाँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए, शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा होता है, चलिए देखिए इसमें से ना क्लोरीन एक से अधिक अवस्था प्रदर्शित करता है, आयोडीन भी वही करता है, ब्रोमीन वही करता है, लेकिन फ्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, ये सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है, अवकारक का कार्य नहीं कर सकता है। तो देखिए, इसमें NO2, ClO2, SO2 और CO2, तो देखिए इनमें सारे के सारे अगर द्विध्रुव अघुण को देखेंगे तो सब में होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, अवकारक के जैसा कार्य करेंगे, ठीक है, लेकिन CO2 में द्विध्रुव अघुण क्या होगा, 0 होगा, इसलिए ये क्या करेगा, अवकारक का कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए CO2 जो होता है ना, ये अधिक ऑक्सीकृत नहीं होने के कारण ही ये अवकारक का कार्य नहीं करता। अगर ये ज़्यादा ऑक्सीकृत हो जाएगा तो ये कार्य करेगा, लेकिन नहीं होता, इसलिए ये नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पर। देखिए कह रहे ईथर का सामान्य सूत्र होता है, ये तो बहुत बार आप लोग को हम बता चुके हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n, ठीक है, +2 और क्या होता है, O होता है। ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 23 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एसिटाल्डिहाइड एवं एसीटोन
दोनों से आसानी से अभिक्रिया करते हैं, ये आप लोग को हम बताए थे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक देखिए, एक ग्रिग्नाइड अभिकर्मक ही होता है जो कि एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो फेलिंग गोल नहीं होगा, सिफ का अभिकर्मक नहीं होगा, ग्रिग्नाइड वाला हो जाएगा, ठीक है। टॉलेंस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस ग्रिग्नाइड अभिकर्मक को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं आर, ठीक है, MgX, ये ग्रिग्नाइड अभिकर्मक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आर जिसमें से क्या है, एल्किल होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ही आसान है, ठीक है। ये पूछा है, कोई कंपाउंड दे दिया है और इस कंपाउंड का पूछा है कि IPAC नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ना आप इसके नंबरिंग को कर दीजिएगा, ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए। तो देखिए किधर से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और क्या होगा, 5 कार्बन है तब 5, ठीक है। और ये 3 पर क्या है, CO, CO का मतलब ये होगा कीटोन, ठीक है। तो ये 5 है तो लिख दीजिए 3 पेंटेनोन कर दीजिए, ठीक है, पेंटेनोन। 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है, और चूंकि CO है तो ये ओन इसका सफिक्स होता है, तब पेंटेनोन हो गया। चूंकि ये CO3 पर जुड़ा है तो क्या लिखेंगे इसको, 3 पेंटेनोन। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये कह रहे कि निम्नलिखित में किसके साथ कैनोजाइरो अभिक्रिया होती है ना, तो ये बहुत बार पूछा है। और कौन सा इसका ऑप्शन होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ACH ना, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा ना। देखिए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं हम लोग इसको आगे जल्दी जल्दी से बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से 26। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन टार्टरिक अम्ल है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल सब लोग जानते हैं कि इमली में पाया जाता है, और इसका अणु सूत्र याद रखिएगा, C4H6 और क्या होता है, O6 होता है। अब गिन लीजिए, जिसमें कार्बन 4 गो, हाइड्रोजन 6 गो, ऑक्सीजन क्या हो 6 गो, ठीक है। तो अगर इनके ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए इसमें मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 को मिल गया, ठीक है। ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 को मिल गया, ठीक है। और कार्बन 1 2 3 4 को मिल गया। तो ऑप्शन इसका सी जो है क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। देखिए 27 क्वेश्चन कह रहे हैं, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया, ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, तो वह यौगिक क्या है। ये कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसके अभिक्रिया इससे कराने पर एक बुदबुदाहट होती है, ठीक है, वह यौगिक कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए हम आप लोग को बता दें, इसके अभिक्रिया को भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो सोडियम बाइकार्बोनेट से जो अभिक्रिया करता है और जिससे बुदबुदाहट बनता है, ठीक है, वह होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल ना। क्योंकि देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल यानी CH3COO से, ठीक है, कराई जाती है, तो उसके फलस्वरूप बनता है सोडियम एसीटेट बनता है, और प्लस में H2O भी बनता है, और प्लस में CO2 गैस भी बनता है, ठीक है। जो कि यह अभिक्रिया बुदबुदाहट के साथ होती है, ठीक है। तो वह यौगिक कौन सा हो जाएगा हम लोग का, एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया होने पर बुदबुदाहट जैसा यौगिक बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 28, ठीक है। निम्नलिखित में कौन आइसोप्रोपिल एमीन है। आप लोग जानते हैं कि आइसो कौन होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये 5 कार्बन है, ठीक है, ये चेन में है, ठीक है। अगर एक कार्बन निकाल करके अगर कहीं आप जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ जोड़ देते ये आइसो हो गया। उसी तरह से आप समझिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ एमीन है, ठीक है, यहाँ पर भी एमीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर हो गया, ठीक है, एमीन। तो ये आइसो हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल एमीन यही वाला है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए ये सीधा इसी तरह से है, तो ये चेन में है, तो ये केवल क्या होगा, प्रोपिल में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग गिन लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये हट करके कहीं ब्रांच में जुड़ जाता है तो ये आइसो बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 28 का क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन से ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बार बनाए भी होंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है। तो घोल का मोलल सांद्रण क्या है। आप लोग को हम ये बहुत बार क्वेश्चन बताएं, चलिए ऊपर ऊपर ही बता देते हैं ना। देखिए सबसे पहले ये विलयन दिया है, ये विलय दिया है, तो इसको घटा दीजिए इसमें से, तो विलायक निकल जाता है। विलायक कितना आ गया, 200। विलायक का कितना माना गया, जब ये 234.2 में ये घटेगा तो विलायक का कितना, ठीक है। तो एम बराबर होता है, ठीक है, A1 गुणे 1000, ठीक है। यहाँ पर लिखेगा ना W1 गुणे का लिखेगा A2। ये तो अब देखिए A1 कितना दिया है, 34.2, यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा W1 कितना आता है, चीनी का आता है कितना, 342, तो W1 की जगह 342 करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर A2 कितना आया था, 200, तो 200 रख के जब पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। था इसका ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार बनाए हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 30 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आ रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को व्यक्त करता है, ठीक है। देखिए प्रथम नियम को ना एक हम समीकरण लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिखेगा W बराबर ZIT, ठीक है। ये फैराडे के विद्युत अपघटन का ये क्या है, प्रथम नियम है, लेकिन ऐसा ऑप्शन इसका दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बताते हैं आप लोग को, देखिए आई की जगह पर ना सी लिखता है। आई विद्युत धारा को कहते हैं और सी करंट यानी ई भी क्या होता है, विद्युत धारा ही होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर ZCT, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसके ऑप्शंस को देख लीजिए, जो मिलेगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर ना W क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, और मात्रा है तो इसका मतलब ये एम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एम। तो एम बराबर भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम बराबर ZCT भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन को देखा जाता है, देखिए एम बराबर है CZT या फिर जे, इसको ऐसे लिखे ZCT भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो बी ऑप्शन है एम बराबर CZT, ये इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है लॉजिकली है, अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को लॉजिकली तरह से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इसके आंसर को याद कर लीजिएगा ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। देखिए 31 का रहे तनुता बढ़ाने पर, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। देखिए इसमें हम आप लोग को बताते हैं कि तनुता बढ़ाइएगा ना तो विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व घट जाता है, यानी इसका आंसर कौन सा जगह, ऑप्शन बी। घटता क्यों है, देखिए क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। जब विद्युत अपघटन की तनुता बढ़ाते हैं तो जो आयनों की संख्या होती है वो क्या होती है, प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसीलिए वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा ना, घट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कई बार बता रखे हैं, चलिए फिर भी देख लेते हैं। ए बी सी और डी धातुओं के मानक अवकरण विभव क्रमशः -3.05, -1.66, -0.40 और +0.80 वोल्ट है। तो इनमें से किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक है। देखिए जितना मान माइनस में रहेगा उतना ही उसकी धातु की अवकरण क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना मान प्लस में होगा उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ए है इसका -3.05 है, सबसे ज़्यादा माइनस में इसी का मान है, ठीक है। तो इसकी अवकरण क्षमता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 कर लिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत ही आसान है, ठीक है, ये भी कई बार पूछा है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, ठीक है। द्वितीयक सेल के काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिखवाए थे, लेकिन लेकिन सेल नहीं होगा, सांद्रण भी नहीं होगा, इनमें से सभी हटा दे। लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी ना द्वितीयक सेल का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग
प्रताप के प्रभाव को व्यक्त करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग प्रताप के प्रभाव को क्या करता है, व्यक्त करता है। देखिए, तो अभिक्रिया के वेग प्रताप के प्रभाव को व्यक्त करने वाला जो हम लोग का समीकरण होता है वो होता है आर्हेनियस समीकरण। ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को इसके थ्योरम में भी हम आप लोग को बताए थे। ठीक है, और आर्हेनियस समीकरण क्या होता था आप लोग को बताए थे ना, के बराबर ए ई, ठीक है, माइनस ए बटा में क्या होता था, आर टी होता था। ठीक है, ये आर्हेनियस समीकरण जब इनको पूरी तरह से सॉल्व करते थे तो वह क्या होता था, अभिक्रिया के ताप के वेग के ताप पर क्या करते थे, प्रभावित करते थे। ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, आर्हेनियस समीकरण। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार ये रिपीट किया गया है। ठीक है, तो इसके आंसर को तो हम ऐसे ही समझ लेंगे। देखिए, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस कह रहे हैं इनमें से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। देखिए, ये प्रथम कोटि का है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, लेकिन जो ये दूसरा है ये सेकंड कोटि का है, यानी द्वितीय कोटि का है। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कई बार अभिक्रिया हम आप लोग को क्या किए हैं, बताए भी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 36 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। अब बताइए, ये 2009 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये कई बार हम लोग ना इस क्वेश्चन को भी समझे कि मेथिल एमीन को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 जो है कह रहा है कि माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए माल्टोस जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और इसके जल अपघटन करिएगा तो ये केवल ग्लूकोज बनाता है। जैसे देखिए, माल्टोज का सूत्र वही होता है जो ग्लूकोज का होता है, तो इसका लिखिए C12H22O11। ठीक है, जल अपघटन यानी H2O ले लीजिए। ठीक है, जब इसको पूरी तरह से कीजिएगा तो 2C6H12O6 ये बनता है, ये ट्वाइस में क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पर। 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक बृहत अणु नहीं है। ठीक है, बृहत का मतलब बड़ा अणु नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लिखा है डीएनए, डीएनए बहुत बड़ा अणु हो गया, स्टार्च भी बहुत बड़ा हो गया, फिर पामिटेड दिया है और इंसुलिन दिया, इंसुलिन भी बहुत बड़ा अणु हो गया, लेकिन पामिटेड जो हो गया ये बड़ा अणु नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, सही जाएगा, क्योंकि देखिए पामिटेड जो है ये लंबी श्रृंखला वाला क्या होता है, आयनिक अम्ल होता है। ठीक है, ये आयनिक अम्ल होता है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा अणु नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39। निम्नलिखित में कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। तो देखिए, आप लोग को बताए थे कि ज्विटर आयन में 2 ग्रुप जरूरी होता है। ठीक है, एक एमीन जरूरी होता है और एक COOH जरूरी होता है ना। देखिए, जिस यौगिक में एमीन के साथ साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है, वहीं ज्विटर आयन बनाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो इसका ऑप्शन को देख लीजिए, दोनों के इसमें देखिए, इसमें नहीं है, इसमें NH2 है लेकिन COOH नहीं है, इसमें COOH है तो NH2 नहीं है, इसमें देखिए NH2 भी है और COOH भी है, ये H2N यानी NH2 है, COOH भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का है कि निम्नलिखित में किसके उपयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है ना, यानी किसका उपयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो देखिए, हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये साइट्रिक अम्ल है, EDT है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम ग्लूकोनेट है। तो प्रति ऑक्सीकारक के रूप में अगर कहा जाए तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, ये सिट्रिक अम्ल भी हो सकता है, सोडियम ग्लूकोनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसके दोनों ऑप्शन को सही कर लीजिएगा ना, क्योंकि देखिए यह खाद्य और पेय पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। जो सोडियम ग्लूकोनेट है ये खाद्य और पेय दोनों में क्या करते हैं, प्रति ऑक्सीकारक का काम करते हैं, और साइट्रिक अम्ल भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर मतलब ऐसे रखिएगा, 60% इसको रखिएगा, 40% इसको रखिएगा ना, है तो इसके दोनों ऑप्शन सही, लेकिन 60% के हिसाब से ऑप्शन डी को सही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये खाद्य और पेय दोनों में क्या होते हैं, ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग का ये 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है
राइबोफ्लोविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? देखिए ये सब बायोलॉजिकल चीज़ पूछ दिया है, ठीक है, जो कि ऐसा पेपर में देना नहीं चाहिए था, ठीक है। केमिस्ट्री के कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे से अच्छे हैं, ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, जो कि किसी काम का इसमें क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछता है, ये डीपली से डीपली चीज़ों को पूछा है, जो कि एनसीईआरटी में भी ऐसी चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया है। फिर भी चलिए हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखिए राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? ठीक है, तो देखिए ये विटामिन B2 का नाम होता है, ठीक है, विटामिन B2 का नाम होता है, ठीक है। यह पानी में घुलनशील विटामिन होता है जो कि कोशिका वृद्धि और कार्य के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन भी कहते हैं ना। ये सब बायोलॉजी का है, उसमें थोड़ा सा रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं ना, तो हम लोग का B2 हो जाएगा ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्नलिखित में किसका उपयोग उपसामक के रूप में होता है? ठीक है, उपसामक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? ठीक है, देखिए कुछ कुछ नाम है, ल्यूमिनल है ना, टोफरानिल है, मेस्कालिन है और सल्फर डाइजीन है, ठीक है। तो देखिए अगर इन सारे चीज़ों को अगर हम लोग बढ़िया से देखते हैं, ठीक है, तो किनका उपयोग ज़्यादातर हम लोग ना करते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये जो हम लोग का उपसामक की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए उपसामक का मतलब ना ये जो ल्यूमिनल होता है ये एक अवसादक दवा होता है, ठीक है, जिसका उपयोग ना मिर्गी के दौरे में या फिर अनिद्रा के लिए ना उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ना हम लोग इसके ऑप्शंस को क्या करेंगे? ल्यूमिनल, ठीक है। ल्यूमिनल जो होता है ये क्या होता है? एक उपसामक के रूप में काम करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? ये मिर्गी जैसे चीज़ों में या फिर ना अनिद्रा के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है? ठीक है, कौन द्रवीकृत आसानी से हो सकता है? तो देखिए हम आप लोग को बता दें कि उत्कृष्ट गैसों में न सिर्फ जिनोन ही है जो कि कंपाउंड बनाता है, ठीक है, और यही क्या हो सकता है? आसानी से द्रवीकृत हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पर चलते हैं। देखिए करे कि सल्फर का पेरोक्सी अम्ल है, ठीक है, सल्फर का पेरोक्सी अम्ल कौन सा होता है? चलिए इसको हम लोग बताते हैं ना। तो देखिए सल्फी का पेरोक्सी अम्ल कहने का मतलब ना, जैसे देखिए मान लीजिए ये वह होता है जिसके ना पेरोक्सी लिंकेज होते हैं। पेरोक्सी लिंकेज करने का मतलब ऑक्सीजन क्या होते हैं? लिंकेज होते हैं, इसको पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं, ठीक है। और ये ना पर ऑक्साइड डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या मार्शल्स अम्ल भी इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कहलाता है वो ऑप्शन बी कहलाता है, ठीक है, जिसका सूत्र H2H2O8 होता है। इसको पेरोक्सी अम्ल, इसमें क्या होता है? लिंकेज होता है, यानी OO होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग को बता भी कि मार्शल्स भी बोला जाता है, ठीक है, मार्शल्स अम्ल बोलिए चाहे पर ऑक्साइडाई सल्फ्यूरिक अम्ल बोलिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही डीपली पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है? देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को ना बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, कि अमोनिया नाइट्रिक अम्ल से जो अमोनिया का निर्माण होता है उसको हम लोग ओस्टवाल्ड विधि बोलते हैं, ठीक है। कौन सा विधि बोलते हैं? ओस्टवाल्ड विधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में कौन गैस के ऊपर संग्रहित नहीं किया, यानी गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं किया सकता? देखिए ये भी क्वेश्चन हम आप लोग को ना कई बार बताए थे, ठीक है, आप लोग को याद भी होगा। और इसमें हम लोग ना बताए थे कि SO2 ही एक ऐसा गैस है जिसको जल के ऊपर संग्रहित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 47 पर चलते हैं। कार्य के पारा और ओजोन की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन बनता है? तो इसके रिएक्शंस को कर लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए ये हो गया हम लोग का पारा, ठीक है, और ये ओजोन हो गया O3, तो ये बनेगा क्या? HgO बनेगा और प्लस में O2 बनेगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कर रहे हैं
क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण क्या होता है? ठीक है, क्लोरीन का जो विरंजक गुण होता है उसका कारण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए इसमें दिए अम्लीय गुण होता है, ऑक्सीकारक गुण होता है, अकारक गुण होता है, वायु प्रदूषक गुण होता है। तो देखिए क्लोरीन का है तो क्लोरीन का जो विरंजक गुण होता है वह ऑक्सीकारक गुण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक, क्योंकि वो किसी भी चीज को क्या कर देता है? ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें 49 की, तो देखिए 49 कह रहे हैं उत्कृष्ट गैसों का वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों का वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखिए लास्ट में कुछ भी कहिए, ये NH2 और Np क्या आता है? 6 आता है। ठीक है, जिसमें लास्ट में कितना आता है? 6। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, NH2 NP6, क्योंकि p ऑर्बिटल में लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। और जितना भी उत्कृष्ट गैस होते हैं उसके बाहरी कक्षा में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पूरे होते हैं, जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NH2 और NP6 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 49 क्वेश्चन कर लिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का आ रहा है एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए ये तो बहुत बार बताए थे, सिंपल क्यूबिक पूछता, BCC पूछता, FCC पूछता तो करते। इसमें क्या होता है? 1, इसमें 2 और इसमें क्या होता है? 4। तो फलक केंद्रित पूछा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित देखिए 51 भी पूछा है पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन क्षमता। देखिए पिंड केंद्रित का मतलब ये AC हो गया, BCC हो गया और FCC हो गया। ठीक है, पिंड केंद्रित बॉडी सेंटर्ड की भी यानी BCC की बात पूछा है। तो देखिए BCC में क्या होता है? 68% ना भरा रहता है और 32% क्या रहता है? खाली रहता है। प्रतिशत हटा करके करिएगा तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.68 इसका संकुलन गुणांक होता है ना। चलिए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 52 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 करें कि निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? अब देखिए लौह चुंबकीय पूछा और लोहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि लोहा दिया है तो यही होगा। अगर दूसरा कोई दिया होता तब हम लोग सोच विचार या फिर कोई क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से बताते हैं। ऐसे इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। देखा रहा कि निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल दोष है? ठीक है, देखिए दोष दो होते हैं, एक फ्रेंकल होता है और दूसरा क्या होता है? सॉर्टिकी होता है। तो हम आप लोग को बारी बारी से सबका एग्जांपल लिखवाए थे। सोडियम क्लोराइड सॉर्टिकी का है, ग्रेफाइट सॉर्टिकी का है, सिल्वर क्लोराइड ये किसका है? फ्रेंकल का है, और ये भी क्या है? सॉर्टिकी का है। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा? सही होगा, ये फ्रेंकल दोष सिल्वर क्लोराइड में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से 54। देखा रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का, ठीक है, जलीय घोल असामान्य परासरणी दाब प्रदर्शित करता है? ये चीजें हम आप लोग को बताए थे कि देखिए यूरिया नहीं टूटेगा और ना ही आयन में बदलेगा। ठीक है, ये ग्लूकोज भी नहीं टूटेगा और ना ही आयन में बदलेगा, सुक्रोज भी नहीं टूटेगा और आयन में नहीं बदलेगा। ठीक है, या फिर ऐसा समझिए ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक, और ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो देखिए अकार्बनिक यौगिक यानी नमक है तो Na+ में और Cl- में आसानी से क्या होता है? टूट जाता है, और टूट जाता है तो इसका अणुसंख्य गुणधर्म हो जाता है। ठीक है, यानी ये अणुसंख्य गुणधर्म होता है। ठीक है, और जो जो अणुसंख्य गुणधर्म का पालन करते हैं वही क्या होते हैं? उनका परासरणी दाब को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य परासरणी दाब भी प्रदर्शित करता है? तो देखिए जो आयन में टूटेंगे अणुसंख्य गुणधर्म हो जाएंगे, और जो अणुसंख्य गुणधर्म होंगे वही क्या करेंगे? परासरणी दाब प्रदर्शित करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 55 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि किसी विलय के विलायक में एक मूलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर देखिए ये डिफिनीशन थोड़ा सा अजीब तरह से पूछा है। ठीक है, ये है तो डिफिनीशन ही, लेकिन पूछा है थोड़ा सा अजीब तरह से। ठीक है, किसी विलय के विलायक में, ठीक है, एक मोलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक मापी स्थिरांक, जिसको हम लोग केबी भी कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक मापी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 56।
निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो देखिए जिसमें आयोटा का मान सबसे ज़्यादा होगा वहीं उसका कम होगा। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो बेरिलियम का 2 आयन, क्लोरीन का 1 आयन, इसका 3 आयोटा का मान होगा। यूरिया का मान लीजिए 1 आएगा, क्योंकि नहीं टूटेगा तो 1 रहता है। इसका सोडियम सल्फेट का तोड़ेंगे तो कितना आएगा, सोडियम का 1 आएगा, SO4 का 2, तो इसका भी 3 आएगा। इसका तोड़ेंगे तो सोडियम का 1 का PO4 3 आएगा, तो ये 3 कितना होगा, 4। इसका टोटल 4 होगा। तो सबसे ज़्यादा आयन इसमें बन रहे, आयोटा का मान इसमें बन रहा है, इसलिए ये अणुसंघ के गुणधर्म का पालन करेगा, और अणुसंघ के गुणधर्म का पालन करेगा तो इस घोल का वाष्प दाब सबसे क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन पदार्थ पाइसी कारक का कार्य करता है। ठीक है, पाइसी कारक का कार्य करता है। आप लोग को बताए थे कि देखिए पाइसी कारक में क्या हो जाएगा, या तो दूध होगा, दही होगा, या फिर मक्खन होगा, नहीं तो एक काम करिए, एक होता है साबुन। क्या होता है, साबुन। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, साबुन पाइसी कारक का काम करता है। ठीक है, ये पायस बनाने का काम करता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, जैव उत्प्रेरक कौन सा है, तो देखिए जैव उत्प्रेरक हम लोग के शरीर में भी क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक के जैसा क्या करता है, कार्य करता है ना, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, ये सब पूरा डीपली पूछा है ना, कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, तो देखिए V2O5 नहीं होगा, MnO2 नहीं होगा, Cr2O3 नहीं होगा, देखिए ZSM5 होगा। ठीक है, देखिए यह एक प्रकार का क्या है, जियोलाइट है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है, Z का मतलब क्या होता है, जियोलाइट, S का मतलब क्या होता है, शोकनी मोबली होता है। ठीक है, और M का मतलब मोबली होता है। यानी इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं ना कि देखिए जो हम लोग ना ये आकार चयनात्मक की बात करते हैं। ठीक है ना, अगर एक तरह से देखेंगे तो ये एक जियोलाइट का ही काम है ना, और ये एक उत्प्रेरक के जैसा क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और ये मान लीजिए एक प्रकार का उत्प्रेरक का क्या है, उदाहरण। ठीक है ना, जिसको हम लोग जियोलाइट शोकनी मोबली कहते हैं ना, या फिर मोबाइल भी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, 5 बोलते हैं। ये एक शॉर्ट नेम दिया है जो कि जियोलाइट ही है ना, तो कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है, तो ये जियोलाइट जो कि एक चयनात्मक उत्प्रेरक के जैसा क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है थर्माइट विधि में अकारक है। देखिए थर्माइट विधि आप लोग को हम बताए थे, और थर्माइट विधि में आप लोग को बताए थे कि कौन से धातु का प्रयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम। कौन सा धातु आता है, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 61 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहे हैं निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन से उसके अयस्क निक्षालन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए किस धातु के निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन से उसके अयस्क निक्षालन से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर दिया है, टाइटेनियम दिया है, वेनेडियम दिया है, जिंक। तो देखिए हम आप लोग को बता दें कि सिल्वर ही एक ऐसा धातु है ना जिसको साइनाइड विलयन से उसके अयस्क से निक्षालन द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सिल्वर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हड्डियों का मुख्य संघटक है। ठीक है, देखिए हड्डियों का जो मुख्य संघटक होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होगा, कैल्शियम ये फ्लोराइड भी नहीं होगा, और ये देखिए कैल्शियम फॉस्फेट दिया है। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए जो भी हड्डियाँ होती है ना वो कैल्शियम फॉस्फेट से ही बनती है। ठीक है, इसलिए ये इसका क्या है, मुख्य संघटक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 पर। देखिए 63 कह कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन ना पूछा हुआ ही है। ठीक है, और यहाँ पर कह कि विद्युत अपघटन से नहीं होता, तो इसमें सिंपल सी आयरन होती है, सोडियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है, एल्युमिनियम का भी होता है, लेकिन आयरन का नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। देखिए 64 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि
एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था Ar3D4 है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, देखिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिया है और उसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लोग ना थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आर्गन का होता है 18, ठीक है, और 3D4 है तो लिख लीजिए 4, और प्लस में इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना दिया है 3, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 18 4 22, 22 3 कितना होगा 25, और 25 किसका होता है मैग्नीज का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा। सब लोग क्या करेंगे 18 4 22 से कर देंगे जो कि गलत होगा ना, और इसके ऑक्सीकरण अवस्था को भी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना आएगा 25 आएगा, और यहीं इसका क्या हो जाएगा सही आंसर आएगा ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 25 ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि लैंथेनाइड तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। किसकी बोला है लैंथेनाइड तत्वों की। तो हम आप लोग को बोले थे कि देखिए +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +6 तक होता है। ठीक है, लेकिन सबसे कॉमन होता है वो क्या होता है +3 होता है ना, जो कि एक्टिनाइड में भी होता है लैंथेनाइड में भी होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था होता है ना सामान्य। चलिए देखिए 66, अरे ये तो बहुत बार पूछा है, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो देखिए जिसका निकालना हो तो उसको x मान लेते हैं, और ये क्या है कार्बोनिल है तो 4 गुणी कार्बोनिल पर 0 होता है, और टोटल पर चार्ज कितना है 0 कुछ नहीं है तो 0 लगाते हैं, तो x पर कितना ये भी 0 ये भी 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 पर चलते हैं। देखिए 67 कह रहे हैं जटिल यौगिक जो ये कंपाउंड दिया है इसके जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए आयनों की संख्या अगर बात किया जाए तो कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ से ये कंपाउंड बड़े कोष्ठक को तोड़ दीजिए और क्लोरीन को तोड़िए तो ये 2Cl क्या आ जाएगा माइनस ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो 2 क्लोरीन इसमें आ गया और यहाँ पर आ गया, तो देखिए इस पर 2 माइनस हो जाएगा और इसमें, तो ऐसे आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये जब ये बड़े कोष्ठक से तोड़िएगा इधर, ठीक है, तो ये इस पर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा और इस पर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सॉरी इस प्रकार से आप करिए, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसको तोड़िएगा तो ये टोटल पर कितना आएगा 2 प्लस आएगा +2Cl माइनस आएगा, तो 2 आयन ये और 1 आयन ये, टोटल मिला कितना हो गया 3, तो इसका आंसर सही कौन सा आ जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। अब देखिए 68 कर रहा है कि एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये, दोनों के दोनों जटिल लवण है ना, एक दूसरे के क्या है। ठीक है, तो देखिए जब इसके परिभाषा को आप लोग पढ़िएगा ना और इसको आप लोग समझिएगा तो देखिए ये SO4 इसमें है बाहर और इसमें SO4 क्या है अंदर। ठीक है, और इसमें Br है अंदर, इसमें Br क्या है बाहर। ठीक है, तो ये कौन से समझौता को प्रदर्शित करते हैं, तो आयनन समझौता को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 69 पर। ये तो हर किसी को आता है, विटामिन B12 में उपस्थित होता है। ठीक है, विटामिन B12 में क्या उपस्थित होता है, कोबाल्ट होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है कि निकल होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए कोबाल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 70 को देखिए, कह रहे कि जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तब निम्नलिखित में कौन बनता है। देखिए ये अभिक्रिया हम बहुत बार आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, कि जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तो बनता है क्लोरोटोन, क्या बनता है क्लोरोटोन बनता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया की बात किया जाए तो आप लोग को हम ये अभिक्रिया कराए भी हैं। ठीक है ना, कि क्लोरोफॉर्म जब एसीटोन से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है क्लोरोटोन देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 70 जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, जो ये 2026 का क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी प्रकार के जो नए स्टूडेंट्स है अभी अभी जो एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इस आंसर की से आप लोग मिला सकते। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा 100% क्या दिए हैं सही करेक्शंस आंसर दिए हैं। जो जो आप लोग आंसर किए हैं वो सारे के सारे इन क्वेश्चनों को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।